राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स हैं या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसको बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज़ भी है। तो अगर आप बाहर में जा कर के लोगों को ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे और लोगों का हाथ पकड़ करके वहाँ बिठाएंगे, फिर अंदर जा कर के रूल से नहीं बोलेंगे, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। मेरे ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। लेकिन सर एप्स्टीन फाइल्स पे क्यों बात नहीं हो पाई? एप्स्टीन में क्या है? एप्स्टीन में तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये है वो है करके, तो कैसे हम मान सकते हैं? क्या सर राहुल एजेंडा सेट कर रहे हैं पार्लियामेंट का? ऐसा कोई लगता है। एजेंडा सेट नहीं करता है। राहुल गांधी जी का कुछ इकोसिस्टम है। तो सर आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। किरण जी, हमने देखा बड़ा धमाकेदार इस बार पार्लियामेंट सेशन रहा। हर बार की तरह इस बार भी वॉश आउट हुआ। जी। काफ़ी अगली सीन्स भी हमने इस बार देखे। एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपको बुरा लगता है ये देख के? और आप क्या आपको लगता है कि ये एक विफलता सरकार की भी रही है इन अ वे कि हम चला नहीं पाए? देखिए, पार्लियामेंट में अगर हंगामा होता है तो अपने आप में कोई बहुत बुरा चीज़ नहीं है। संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हंगामा होता ही है, क्योंकि सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा, अपना एक एजेंडा होता है। लेकिन हंगामा के साथ साथ जो हरकतें करते हैं उसको देखना होगा। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे, हम लोग ने भी आवाज़ उठाया, बुलंद आवाज़ उठाया था, लेकिन हम लोग ये नहीं किया कि स्पीकर को ऊपर में कागज़ फेंकेंगे, सेक्रेटरी जनरल का चेयर टेबल का ऊपर चढ़ जाएंगे, वहाँ जो काम करने वाला कर्मचारी है, टेबल ऑफिस के कर्मचारी के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर बैनर लेकर के प्रधानमंत्री जहाँ बैठा है वहाँ पार करके रूलिंग साइड में चले जाएंगे। ये हमने कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि हमारा पार्टी के एमपीज को भी हम छूट दे देंगे जब उनके पार्टी के एमपीज आते हैं। हमारा तो संख्या ज़्यादा है, तो हमारा एमपीज को भी हम कहेंगे कि अगर जाओ आगे, तो फिर वहाँ हाथापाई हो जाता, फिर कितना बदनाम होते। तो हम लोग ने ये नहीं किया। इसलिए दुखी इस बात का है कि उनका हरकतें जो है वो निंदनीय है, वरना तो हंगामा अपने आप में लोकतंत्र में होता है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। सर इस बार स्पेसिफिकली राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया वहाँ पे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे वो एक किताब जो अनपब्लिश्ड है या उस पर कंट्रोवर्सी हुई। तो और बाहर हमने देखा धरने पे वो बैठ गए और आते जाते लोगों से भी उन्होंने कुछ बिट्टू के साथ जो हुआ। जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आपको कैसा लगता है ये एलओपी का बिहेवियर? देखिए, राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार को प्रकट करना चाहिए
क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज़ भी है। तो अगर आप बाहर में जा कर के लोगों को ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे और लोगों का हाथ पकड़ करके वहाँ बिठाएंगे, फिर अंदर जा कर के रूल्स नहीं बोलेंगे, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है कि जो किताब पब्लिश नहीं है, यानी कि किताब मौजूदगी नहीं है, मार्केट में नहीं है, वहीं से जबरदस्ती पढ़ेंगे करके रोते रहेंगे, तो देश तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरे ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं। सर वो लेकिन कहते हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें इतनी सरकार इतना हट क्यों रही है, बच क्यों रही है? सवाल क्या बात वो कहना चाहता है वो नहीं है। सवाल ये है कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुए, वहाँ में आप कहते कि आर्मी जनरल ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा, तो किताब ही नहीं पब्लिश हुआ, आप कैसे कहने देते? अगर हम उसको बिना किताब के उस किताब से कोट करेंगे जो पब्लिश ही नहीं हुआ, तो लोग हमको तो भविष्य में ब्लेम करेंगे ना कि आप संसदीय कार्य मंत्री थे उस समय, और जो किताब प्रकाशित नहीं हुए वहाँ से क्यों कोट करने दिया, तो उसका जवाब कौन देंगे भविष्य में? मुझे अपना बात रखने के लिए अभी तो मैं रख सकता हूँ, जब मैं संसद में नहीं रहूँगा या जब मैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहूँगा, तब अगर किसी ने आवाज़ उठाया भविष्य में कि किताब पब्लिश होने से पहले या पब्लिश ही नहीं हुए, तो कैसे करके नेता प्रतिपक्ष को उस किताब के कुछ शब्दों को बोलने के लिए मौका क्यों दिया? ये तो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का किताब है, उस किताब में रूल 353 में क्लियरली लिखा हुआ है। तो फिर भी अगर हम उसको जबरदस्ती बोलने देंगे, बच्चे की तरह रोते रहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं ना। लेकिन सर एप्स्टीन फाइल्स पे क्यों बात नहीं हो पाई? एप्स्टीन में क्या है? तो एप्स्टीन में तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये है, वो है करके, तो कैसे हम मान सकते हैं? आप ये जो गंभीर मुद्दे, देखिए पहले तो आप सोचिए राहुल गांधी के लोग सीरियस क्यों नहीं लेते, बिना तथ्य के बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो भी है उसमें अगर हमारा प्रधानमंत्री वहाँ किसी से मिला है, वहाँ कहीं गया है या कुछ डॉक्यूमेंट है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, और जबरदस्ती सरकार का, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा हताश, निराशा कहाँ आप देखने को मिलेंगे? बिना मतलब बोले जा रहे हैं लोकसभा में। क्या आप नेता प्रतिपक्ष हो गया तो आप रूल से ऊपर हो गए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सर राहुल एजेंडा सेट कर रहे हैं पार्लियामेंट का, ऐसा कोई लगता है? एजेंडा सेट नहीं करता है। राहुल गांधी जी का कुछ इकोसिस्टम है, 15 से 20% है इस देश में जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो हमारा राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। उनका तो ये मानना है कि भारत में कोई डिफेंस ही नहीं होना है, आर्मी नहीं होना है, भारत अपना भविष्य में सिक्योर नहीं होना चाहिए, भारत का कोई धार्मिक पहचान नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले जो 15-20% है, वो लोग इको चैम्बर में उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो राहुल गांधी सोचते हैं कि उसको वो ताली मिल रहा है, ताली तो वही बजा रहे हैं जो लोग उसी चैम्बर के अंदर के लोग हैं, देश के लोग नहीं बजा रहे हैं। सर लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हैं, उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था उनकी सरकारों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं, वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, और देश में भी जो
नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। तो सर आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से इंटरव्यू में तो बात नहीं कर सकते ना। और रिजिजू जी, आपको भी देखता हूँ, आप पे भी आप बड़ा निशाना बनाया जाता है हमेशा। अभी मैंने एक देखा आपका विजुअल जो तवांग से आया था, आप धक्का लगा रहे थे गाड़ी को, तो कांग्रेस का कहना था कि आपके हर जगह अपने साथ कैमरा रखते हैं। अरे कांग्रेस मुझे निशाना बना करके, टारगेट करके मुझे अटैक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं बहुत सरल स्वभाव का इंसान हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, और जो बोलता है वो करता है। इसलिए मुझे किसी तरह से कोई प्रहार करने से फ़ायदा नहीं है। और जब आप टूर में जाते हैं, मैं तो भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मेरे साथ तो कैमरामैन तो रहेगा ना। उस ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब भी इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी तो खाना खाने का भी फ़ोटो खींचते हैं। बचपन में जो छोटे छोटे राहुल गांधी जो बच्चे थे, इन लोग का बचपन का तस्वीरें कैसे खींचते थे। वो लोग जो हॉलीडे मनाने जाते थे, तस्वीरें कैसे खींचते थे। हम तो मंत्री होने के बाद तब तक कैमरा साथ में रहते हैं, ताकि हम कुछ कार्य करते हैं, देश का कोई भी प्रोजेक्ट काम करते हैं, या मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई इनॉग्रेशन करता है, तो उसका तो तस्वीर खींचना होता है। तो मेरे साथ तो कैमरामैन रहेगा, मैं तो मंत्री हूँ। तो ये कांग्रेस लोग प्रधानमंत्री जी को भी अटैक करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का साथ कैमरा लेके क्यों घूमते हैं। अरे भाई, वो देश का प्रधानमंत्री है, हर एक कदम पर प्रधानमंत्री क्या करता है ये देश के लिए जरूरत है। तो प्रधानमंत्री का कोई भी काम वो तो देश के लिए करते हैं, तो उसको तो तस्वीरें तो खींचना होता है ना। वरना क्या प्रधानमंत्री छुप छुप के घूमो क्या, बिना तस्वीर के या बिना खबर के? क्या सोच रखते हैं कांग्रेस वाले। मैं इस देश का एक कैबिनेट मंत्री हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा साथ तो कैमरा रहेगा ही, क्योंकि मैं टूर में जाता हूँ तो मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में जाता हूँ ना। मैं तो कोई प्राइवेट टूर में हॉलीडे के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो काम से जाता हूँ। तो मैं बर्फ़ में फंस गई, लेकिन मेरे साथ में और भी कम से कम 25-30 गाड़ी थे। तो हमारे वहाँ बॉर्डर रोड्स के जो ऑफिसर जवानों ने गाड़ी को धक्का दिया, चेन लगा करके हम लोग ने निकला। इन लोगों को तो पता ही नहीं। कोई लोग तो ये बता रहे कि बर्फ़ में आपने ज़ोर से धक्का क्यों नहीं मारा। बर्फ़ में ज़ोर से धक्का होता ही नहीं है, पाँव फिसल जाएगा। ये कांग्रेस वाले एसी रूम में बैठते हैं दिल्ली में, तो उनको तो इसका ज्ञान ही नहीं है। बर्फ़ नीचे बर्फ़ जब होते हैं तो आप जब ठेलेंगे गाड़ी को तो आप सीधा ही ठेलना पड़ता है। जैसे ज़मीन पे नॉर्मली आप ठेलता है, ऐसा नहीं कर सकते, तो गिर जाएगा। वहाँ तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, बर्फ़ तो बहुत स्लिपरी होते हैं। तो धीरे धीरे गाड़ी का इंजन ऑन होता है और गाड़ी भी अपने ताकत लगाता है, लोग भी साइड से धीरे से ताकत लगाते हैं। वो कीचड़ या पत्थर में जो हम लोग जोर से उछल के धक्का लगाते हैं, ऐसा बर्फ़ में नहीं होते हैं। इन लोगों का अंदाजा ही नहीं है, बेचारे लोग कभी इस तरह का ज़िंदगी देखा नहीं है। हमारा तो सारा ज़िंदगी ऐसा ही गुजरा है, इन्हीं बॉर्डर और इन्हीं गांव वालों के साथ, इन्हीं फौजियों के साथ ही हमारा ज़िंदगी गुजारा है। मेरा तो गांव ही वो है, इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। सर ट्रेड डील्स भी हुई बहुत सारी हम लोगों की, चाहे वो ईयू के साथ हुई और फिर वो यूएस के साथ हुई। तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप लोगों ने हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वहाँ जाकर बोलने का मौका हमें नहीं दिया उस पर। कांग्रेस को कोई भी इशू को लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा करना, इन्फॉर्मेशन देना, इस तरह का बातें करना ही बेईमानी है। वो पार्लियामेंट में बात करने का मौका तो देते नहीं है। आते ही हंगामा, चिल्लाना,
वो प्ले कार्ड ले करके, बैनर ले करके नीचे बैठते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर बाहर जाके बोलते हैं कि बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का आप कंप्लेंट को छोड़ दीजिए, भारत का हित में जो काम है प्रधानमंत्री जी जो करते हैं वो पूरे हर वर्ग के लिए करते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको नुकसान हुआ है। और जहाँ तक ट्रेड डील का सवाल है वो तो पीयूष गोयल जी ने बहुत डिटेल में बता चुके हैं, क्योंकि वो संबंधित मंत्री भी है, तो वो बहुत अच्छा से समझाया है कि भारत के किसान हो या कारीगर हो, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर हो या हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हो, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक वर्ग के लिए चिंता करके भारत का पूरा हित को सामने में रख करके ही ट्रेड डील किया गया है। और भारत के लिए तो ये ऐतिहासिक है कि हर डेवलप कंट्री जिसको हम विकसित देश माने जाते हैं, सब भारत के साथ तालमेल होकर काम करना चाहता है। इसी चीज़ का दर्शाता है कि भारत बहुत उभर के आ चुके हैं। आपने मणिशंकर अय्यर के बयान सुने? उन्होंने बोला कि बड़ी कांग्रेस में एक फूट सामने आई, उन्होंने कुछ बोला कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं गांधीयन का फॉलो हूँ, राहुल गांधी का फॉलो नहीं हूँ। खैर राहुल गांधी जी का तो कोई फिलॉसफी या उनका कोई पॉलिसी तो है नहीं, वो तो ऐसे ही एक अथॉरिटी परिवार का सदस्य होने के नाते वो उसको अपना हक मान करके चल रहे हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, मैंने कल उसका बयान सुना। मैं जब अरुणाचल से आ रहे थे तो मुझे किसी पत्रकार ने भेजा है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसको तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस का आपस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ज़माने में कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे, और जब हम लोग नए नए चुन के आए लोकसभा में, तब भी हमने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को देखा है, जो बात करने में भी और हर चीज़ काम करने में भी एक मैच्योरिटी था। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी है उस टाइप का कांग्रेस पार्टी भी बन गया है। तो जैसे राहुल गांधी है वैसे कांग्रेस पार्टी बन गया, और उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो लोग भी वैसे ही हो गया। क्योंकि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस का ये अस्तर होगा एक दिन जा करके, वरना तो कोई पार्टी 3 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी वही नेता बनते रहेंगे, ये तो कांग्रेस में हो सकते हैं। हमारा यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए, बीजेपी का कोई नेता कमान संभाल के 3 बार 100 सीट भी पार नहीं कर पाया, लगातार 3 बार बुरी तरह हार गए, तो वो कैसे नेता बने रहेंगे? ये तो हमारे यहाँ हो नहीं सकते हैं। ये तो कांग्रेस में पता नहीं, कांग्रेस के लोगों को दाद देना पड़ेगा। मैं तो सैल्यूट करता हूँ कांग्रेस के लोगों का पेशेंस को। बार बार हराने के बाद भी राहुल गांधी को ही वो नेता मान करके जिंदाबाद करते रहते हैं, वो तो उनका मानना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, आपकी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस से या आपके ऑपोजिशन में तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तृणमूल है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन मैं देखता हूँ आपका गुस्सा सिर्फ कांग्रेस पे रहता है। आपको लगता है मेन प्रॉब्लम क्रिएटर कांग्रेस ही है और कोई नहीं है ऑपोजिशन में? नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बंद करने वाला, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और पूरा कागज लेकर के फेंकता है या जो बैनर लेकर के उतरते हैं, वो तो कांग्रेस ही करते हैं। बाकी समाजवादी भी करते हैं, लेकिन समझाने से वो समझ जाते हैं। आपका बाकियों से तालमेल अच्छा है? नहीं नहीं, मेरा तो कांग्रेस के भी नेताओं से मेरा अच्छा तालमेल है, लेकिन वो राहुल गांधी जी आकर के पूरा उनके जो प्लानिंग है, जो हमारे साथ बैठक होते हैं, वो सब विफल कर देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी जैसे भी उनके पार्टी का आइडियोलॉजी है, चाहे वो मुस्लिम तुष्टिकरण करो या करप्शन या वहाँ समाजवादियों के ज़माने में यूपी में बड़ा दादागिरी बहुबाली का बोलबाला रहा है, लेकिन चुन के आने के बाद एक कलीग की तरह हम लोग काम करते हैं, तो समाजवादियों से भी बात करते हैं, तो अखिलेश जी से बात करते हैं, तो बात बन जाता है। तृणमूल वाला भी चाहे वो गुंडागिर्दी करते हो वेस्ट बंगाल में, लेकिन यहाँ चुन के आने के बाद बातचीत करने से संभल जाते हैं। डीएमके वाला तो लगभग ठीक ही है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ज़्यादा वो चलते हैं, मगर बात करने से इंडिविजुअल जैसे कनिमोई, टीआर बालू वगैरह जो है, बातचीत करने से वो समझ जाते हैं। और बाकी अन्य दल हैं, वो लोग भी बातचीत करने से समझ जाते हैं। प्रॉब्लम
राहुल जी का और उसके जो संगत में जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज मेरे लिए कोई दुश्मन थोड़ी है कोई पार्टी। आप तो अच्छा, आपने बड़ी बात बोली कि कांग्रेस के बाकी नेता से भी आपका अच्छा हाँ तालमेल है, हाँ, बातचीत तो करते सिर्फ रहते हैं। एक यही प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि जैसे राज्यसभा में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेरा बातचीत होते रहता है। देखो, मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते उनसे मेरा बातचीत तो लगातार चलते रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं ही आगे आकर के बात करता है, क्योंकि बिजनेस लाना है या सबको कन्विंस करना है। तो मेरा निजी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी जी से मेरा बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना बीच बीच में कोई कार्यक्रम में होते तो रहता आपको है। कहते हैं आप फिटनेस कहाँ से रखते हाँ, हैं? तो वो तो ठीक है, मगर समस्या कहाँ होता है जब राहुल गांधी जी बोलते हैं कि सदन चलने ही मत दो और उनको ये ही बोलना है और कुछ नहीं बोलेंगे, तो वह अटक जाते हैं। तो अटकने की वजह से वो अपना दोष जो है वो दूसरे को देते हैं या सरकार को देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ये जो बर्ताव है, इसके वजह से बाकी छोटे छोटे पार्टी के जो एमपीस है उनका नुकसान होता है, क्योंकि उसका बोलने का समय खत्म होता है। सरकार तो अपना काम कर लेता है। अगर हमको कोई बिल बहुत मजबूर है, देश के हित में पारित करना ही है, चर्चा नहीं हो पा रहे हैं, तो भी हम लोग तो पारित करके देश का सेवा तो करना है। लेकिन नुकसान किसका होता है? जो अपोजिशन पार्टी के एमपीस है, विशेष करके जो छोटे छोटे पार्टी के एमपीस है, उनका ज़्यादा नुकसान होता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद सदन में कैसे उठाएंगे जब सदन चलेगा ही नहीं? तो स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उससे आपको दुख हुआ था? दुख तो होगा ही, क्योंकि स्पीकर आपने साहब एक तो वीडियो भी शेयर किया था। देखिए, स्पीकर हमेशा निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन इतिहास में आप जाके देखिए, सरकार का बिजनेस को पारित करने में स्पीकर तो योगदान देगा ही ना। अगर बिजनेस पारित नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तो स्पीकर का तो काम ही है सदन को चलाना, बिजनेस पारित करना और साथ साथ ऑपोजिशन एमपीज को भी बोलने का पूरा मौका देना, यही तो होता है। लेकिन एक चीज में अटक जाएंगे, यही बोलेंगे जो रूल में नहीं है फिर भी बोलेंगे, तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? और ये लोग पूरा स्पीकर के चैम्बर में आकर के जो दादागिरी दिखाया, वो तो चाहने से स्पीकर सबको, अगर हमारा ओम बिरला साहब तो बहुत ही कंसिडरेट है, सॉफ्ट है। अगर सोमनाथ चैटर्जी जैसे होता तो जितना आकर के स्पीकर के ऑफिस में जब धमकी देने आए, सबको निष्कासित कर देते, सबको निलंबित कर देते, सबको सस्पेंड कर देते। फिर भी स्पीकर ने बड़ा दिल दिखाया और हमने भी कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं उठाया। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की और हर मुद्दे पर आपने, या उम्मीद है कि पार्ट 2 जो रहेगा इस बार का बजट सेशन का वो अच्छा चले। अच्छा चलेगा। बजट सेशन का सेकंड पार्ट के लिए हम लोग तैयार है। क्रिटिकल बिल है जो विशेष करके फाइनेंस बिल है, उसको तो पास करना ही है और बजट को गिलोटिन करके पारित करना होता है। हर मंत्रालय के डिमांड्स और ग्रांट्स पे चर्चा होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, हम लोग करेंगे। और हम फिर से अपील करेंगे विपक्ष को कि आपका जिद छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता है। अगर यही जिद पकड़ते रहा तो आपका संख्या और गिर जाएगा, लोग भरोसा नहीं करेंगे, देश के लोग आपके प्रति भरोसा खोते जा रहे हैं। थोड़ा सा और मेंटेन करना है तो आप फिर सदन को अच्छी तरह से चलाने में मदद करना चाहिए। थैंक यू हिरेन जी, थैंक यू सो मच।